आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी पार्ट 1 का इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना। ये चैप्टर बोर्ड के पर्सपेक्टिव में बहुत ही इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th की इकोनॉमिक्स अगर खूब बढ़िया से पढ़े होंगे, उसमें एक चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन, है ना। और क्लास 10th में लास्ट चैप्टर भी ट्रांसपोर्ट वाला था, जब आप लोग 10th में रहे होंगे। अभी तो ये 12th के बेसिस पे काफी उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है और आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हल्की फुल्की भी नॉलेज रहेगी तब भी, लेकिन फिर भी हम क्लियर करते चलते हैं एक एक टॉपिक को। ठीक है ना। तो हमारा पहला टॉपिक है क्या कि सैलरी क्या होती है, व्हाट इज सैलरी, है ना। द वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सैलरियम व्हिच मींस पेमेंट बाय साल्ट। सैलरियम शब्द ये एक रोमन शब्द है ना। ग्रीक रोमन अंपायर के टाइम में ये सैलरियम जो वर्ड है काफी यूज हुआ। और पेमेंट बाय साल्ट का मतलब समझना थोड़ा सा। पेमेंट बाय साल्ट का मतलब होता है नमक द्वारा वेतन को दिया जा रहा है। अब ये आज के समय में कहने का क्या मतलब है कि एंशिएंट रोमन अंपायर में जब किसी को कोई सैनिक अपनी सर्विस दे रहा था या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस दे रहा था, तो उसको वेतन के बदले एक दिन का एक मुट्ठी नमक दे दिया जाता था। वो उसका वेतन था रोमन अंपायर के टाइम। और तभी से ये जो वर्ड है सैलरियम काफी फेमस हो गया कि पेमेंट बाय सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का नहीं, हम लोग कहते हैं कि तुमने हमारा नमक खाया है ना। तो नमक खाया मतलब क्या है, अगर कोई किसी के वहां काम कर रहा है तो एक प्रचलन होता है कि तुमने हमारा नमक खाया है। नमक का मतलब थोड़ी ना वो नमक खाता है उसके घर में, मतलब उसके ही द्वारा उसके जीवन का गुजारा भत्ता चल रहा है। तो सिंपल सा मतलब है, इस पे ज्यादा वो नहीं फोकस करना है। As in those times producing salt from sea water was known and could not be made from rock salt, which was rare and expensive. That is why it became mode of payment. और क्यों ये जो salt है क्यों एक पेमेंट का मोड था एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम में कब? एंशिएंट रोमन टाइम में। आपके बुक में काफी डिटेल में नहीं है। जब आप हिस्ट्री से मास्टर की पढ़ाई करेंगे, है ना, ग्रेजुएशन के बाद जब आप पीजी करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो उस टाइम में क्या था कि लोगों के पास समुद्र से डायरेक्ट रिफाइंड जो साल्ट था वो निकालने का तरीका नहीं मालूम था। लोग सीधा सीधा रॉक साल्ट खाते थे। रॉक साल्ट का मतलब नहीं, जो मोटा मोटा रॉक होता है ना, एक बड़ा फॉर्म रॉक साल्ट का। तो उस समय नमक काफी महंगा था, इसीलिए सैलरी के रूप में उनको एक मुट्ठी नमक दी जाती थी। तो सैलरी, हमारा कंसेप्ट ये सैलरी होता क्या, अगर किसी काम के बदले हमें कुछ मिल रहा है उस काम के किए जाने के रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैलरी बोलेंगे। अगला टर्म आपका आएगा व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। ये दो भी पार्टीज हो सकती है और मोर देन टू पार्टीज भी हो सकती है। इसको हम मोर देन टू पार्टी की भी कैटेगरी में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं, बिटवीन टू कंट्री लिख सकते हैं, बिटवीन टू कंट्री और मोर देन टू कंट्री, मोर देन टू पार्टीज, मोर देन टू, यहाँ पे और लगा देना, टू पार्टीज। समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल ट्रेड क्या होता है। व्हाट इज नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड मीन्स द होलसेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ अ कंट्री। नेशनल ट्रेड मतलब एक राष्ट्र में ही जितने व्यापार हो रहे हैं उसको हम राष्ट्रीय व्यापार यानी कि नेशनल ट्रेड कहेंगे। उस देश की ही बाउंड्री में व्यापार हो रहा होगा, उस देश के अलावा किसी और देश से व्यापार नहीं हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कुछ गेहूं कहाँ जा रहा है, कर्नाटका जा रहा है, तो वहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उसका पैसा पे करेगी। समझ में आ रहा है ना। एक देश की बाउंड्री, अब ये डिपेंड करता है व्यापार, और व्यापार काफी बल्क में होता है, बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। अब 5 रुपए की टॉफी नहीं जाएगी, है ना, हजारों करोड़ों का सामान जाएगा। तो ये सिस्टम है। और हाँ, नेशनल ट्रेड डिपेंड करता है कि उस देश, उस राज्य की बाउंड्री कितनी है, उस देश की बाउंड्री कितनी बड़ी है, उस हिसाब से व्यापार देखते हैं हम। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब यहाँ पे आपको एक टर्म और देखने को मिल जाएगा। आपने ट्रेड में क्या देखा? एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड आल्सो व्हाट? कैपिटल आल्सो। यहाँ पे पैसे का भी होगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका
से हम कोई व्यापार करते हैं, उनके सामान को हम खरीदते हैं, तो हम उनको पेमेंट डॉलर में करते हैं। समझ आ रहा है? तो ये हो जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड, इसको हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द सरप्लस प्रोडक्शन एंड परचेसिंग पावर। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरनेशनल ट्रेड तभी तो करेंगे जब आपके यहाँ उत्पादन कुछ ज्यादा हो, आपके लोगों के डिमांड्स की आपूर्ति हो जाए, तभी तो आप दूसरे देश के में अपना सामान बेचेंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गेहूं है, 80 कुंटल गेहूं आपके यहाँ हुआ, तो क्या तुम सारा 80 कुंटल दे दोगे, बेच दोगे? अपने लिए रखोगे, 3-4 कुंटल एक साल खाने के लिए रखोगे। तो जो तुम्हारा 76 कुंटल या जो भी तुम्हारा गेहूं बच रहा है, तो वो तुम्हारा सरप्लस है, मतलब एक्स्ट्रा है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो आप उसको मार्केट में बेच देते हैं। इसीलिए हर देश में अगर किसी देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो वो अपने देश इतना सामान उनके देश में व्यापार चल जाता है, बाकी वो क्या कर देते हैं, जिस भी देश को नीड होता है उसको बेच देते हैं, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। पुराने समय में लगभग आप पढ़े होंगे 16वीं सेंचुरी से ही, है ना, 17वीं सेंचुरी में इसका प्रचलन ज्यादा हो गया, खासकर जब अमेरिका को गुलाम बनाया गया ब्रिटेन द्वारा, उस टाइम से भी ज्यादा प्रचलन है स्लेव ट्रेड, है ना। लोगों का व्यापार, दासों का व्यापार हुआ करता था। आप पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति में अफ्रीका के बॉर्डेक्स बंदरगाह से लोगों को ले जाया जाता था, उनको पानी की जहाजों में जानवरों जैसा भर के ले जाया जाता था गुलाम बनाकर। भारत से भी कई सारे इस तरह के स्लेव ट्रेड हुए हैं। 15th century onward, the Europeans used to capture African natives and forcefully transport them to newly discovered Americans for their labor, the plantation and slave. जब अमेरिका भूमि की खोज हो गई, तो ब्रिटेन वाले ही जाकर अमेरिका के जो जितने भी नेटिव प्लेसेस थे, उनको रेड इंडियंस पहले कहा जाता था। ये अलग का टॉपिक है, ये सारा आप पीजी में पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री से एमए वगैरह करेंगे तब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो उन लोगों को गुलाम बनाकर, और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा, एक बहुत बड़ी भूमि की खोज हो गई थी अमेरिका में, तो बहुत बड़े मात्रा में प्लांटेशन का काम कराया जा रहा था। तो सारे दास कहाँ से आ रहे थे? सारे दास अफ्रीका से आ रहे थे। अफ्रीका में दासों को बेचा जा रहा था, उनका वहां पे व्यापारी हुआ करता था। तो बहुत लंबे, लगभग 200 सालों तक ये बिजनेस चला। बाद में जैसे जैसे देशों में क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, इसको बैन कर दिया गया। तो बस आप नॉर्मली 1-2 पॉइंट याद रखेंगे। 15वीं सेंचुरी में इसका प्रचलन तेज हुआ, अमेरिका में प्लांटेशन का काम, ब्रिटेन बहुत लंबे समय, तो ये 2-4 पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अच्छा देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड ना 2 प्रकार का होता है। एक निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, शायद इसमें कुछ अलग कंसेप्ट दिया होगा, बस आप समझ लीजिए। जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करने लगता है, इंपोर्ट का मतलब बाहरी देश से अपने देश में सामान मंगाना। जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करता है तो उसको हम कहते हैं निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि इस देश में उत्पादन कम हो रहा है तभी तो सामान मंगा रहा है, डेवलपमेंट बहुत कम है। और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब जब एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जब क्या बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए। जो कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। व्हेन एक्सपोर्ट is greater than what? Import. फिर ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा एक चीज और होता है, इंटरपोर्ट। एक इंटरपोर्ट भी होता है। इंटरपोर्ट का मतलब समझ रहे हो? इंटरपोर्ट का मतलब समझो, जैसे कि मान लो कोई देश है ए, कोई देश है बी। अगर ए से सामान बी में जा रहा है तो बी के लिए ये क्या है? नहीं, इंपोर्ट है ना। ए से सामान जा रहा है, बाहरी देश से आ रहा है। और अगर बी से कोई सामान ए में जा रहा है तो बी के लिए क्या है? एक्सपोर्ट है। बी के लिए तो एक्सपोर्ट है, बी एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ए से कोई सामान बी के पास गया और इसको सी नाम के देश पे जाना है, तो ये ए से सामान कहां गया? बी के पास, और बी से कहां गया? सी के पास। तब बी के लिए ये सिस्टम क्या हुआ? इंटरपोर्ट। उनके देश से हमारे देश में, हमारे देश में किसी और देश में गया। समझ में आ गया इंटरपोर्ट? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में बोला आपको समझ में आ गया कि एक डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन 2 कंट्रीज इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट क्या होता है अभी बता दिए हैं, एक्सपोर्ट भी आपको बता दिए हैं, है ना। इसको आप देख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग।
फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जब हम एक देश दूसरे देश से करेंसी एक्सचेंज करता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। जब भी ट्रेड करोगे तो आप करेंसी भी एक्सचेंज होगी। फेवरेबल, वही बिल्कुल वही सेम बात है। इसको मैंने बताया हूं आपको पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, और इसको मैंने क्या बोला, निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका एक नाम और दे दिया गया, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल से समझ में आ रहा है पॉजिटिव होगा, अनफेवरेबल से समझ में आ रहा है निगेटिव होगा। देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। समझ में आ गया? यहाँ पे एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट से ज्यादा होगा, सामान उस देश में सामान कम मंगाया जा रहा है लेकिन अपने देश से ज्यादा बेचा जा रहा है। अपने देश से ज्यादा बेचने का मतलब जीडीपी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है देश का, यानी डेवलप्ड कंट्री है, पॉजिटिव साइन कर रहा है ये। तो इसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज अ comprehensive record of economic transaction of resident of a country with the rest of the world during the given period of time। एक साल में कोई देश किसी देश से कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। डंपिंग, डंपिंग को देखते हैं। डंपिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसको कम या फिर उसको कम दामों में अन्य देशों में डंप कर दिया जाता है। इससे बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं लोकल मार्केट में। समझ आ रहा है? जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, किसी देश की कोई कंपनी है, वो 10 रुपए में कोई सामान बना रही है, पर सेम सामान किसी अदर देश की कंपनी 10 रुपए में ही बना रही है, पर प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर लिया कि उसकी नीड सेटिस्फाई हो गया उससे कंट्री में, तो 7 रुपए में ही क्या करेगी, हमारे वहां डंप कर देगी। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डंपिंग कहलाएगा। Dumping is a term used in the context of international trade. It's when a country or a company export a product at price that is lower in the foreign importing market. Foreign importing market. उस प्राइस पे ये सामान किसी देश में ले जा रही है, उस देश में, जैसे कि फिर से यहाँ एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लो ये इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कोई जूता है, कोई शूज है, उसका दाम 500 रुपए है, ठीक है ना। सेम क्वालिटी का शूज भारत में 200 रुपए का है, पर प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि अब भारत क्या करेगा, इसको पाकिस्तान में क्या कर देगा, डंप कर देगा। इससे ये दिक्कत होगी कि नहीं कि पाकिस्तान में जो लोकल मार्केट है, जो वहां के वेंडर्स वगैरह, उनको नुकसान होगा, उनसे कम दाम में सामान कहां से आ जा रहा है, इंडिया से आ जा रहा है। तो ये हर देशों में होता रहता है। एक छोटा सा टर्म और समझेंगे हम, हिंटरलैंड। व्हाट इज हिंटरलैंड? Hinterland is a German word meaning the land behind a city, a port or similar. Hinterland is an area behind the coast or the shoreline of a river or sea that serve both import and for export. Hinterland का मतलब साफ साफ समझ लो, कोई भी ऐसा एरिया जो पोर्ट के बगल में हो या फिर शोर लाइन के बगल में हो, समुद्री तट रेखाओं पर का एरिया क्या कहलाएगा, हिंटर, जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से हो सके, उसे हम हिंटरलैंड कहेंगे। ये एक जर्मन वर्ड है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में, एक चीज और तुम नोट कर लेना, सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रेड करता कौन सा देश है, तो यूरोपीय देश करते हैं, यूरोप रहेगा। ग्लोबल ट्रेड मोर लिख के ऐसे लिख देना, यूरोप। सिल्क रूट, सिल्क रूट की चर्चा मैं पढ़ाते वक्त कई बार किया हूं। पुराने समय में लगभग 14-15 सेंचुरी में चाइना से ये व्यापार होता था, कई सारे दरों से होते हुए होता था। द सिल्क रूट वॉज कनेक्टिंग रोम टू चाइना, इट अलॉन्ग 6000 किलोमीटर रूट। द ट्रेडर ट्रांसपोर्ट चाइनीज सिल्क, रोमन वूल एंड प्रेशियस मेटल एंड मेनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट इन इंडिया, पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट को हम यहां से समझ लेते हैं। सिल्क रूट होता क्या है? 15th सेंचुरी में चाइना के पास बहुत ही अधिक मात्रा में सिल्क का उत्पादन होता था, खासकर पेपर की भी खोज चाइना ने ही की, तो सिल्क का उत्पादन होता था। आप देखेंगे कई मूवीज वगैरह, हॉलीवुड के मूवीज में जो इधर के जो यूरोपियन राजा होते थे या फिर जो रोम के राजा होते थे, वो सिल्क कलर का ही पोशाक पहनते थे। तो वो सारा कहां से आता था, चाइना से जाता था। और यहाँ से चाइनीज क्या लेके आते थे, प्रेशियस मेटल्स लेके आते थे, सोने चांदी भर भर के लेकर आते थे। तो धीरे धीरे ये व्यापार इतना प्रचलन हो गया कि हर माध्यम से होने लगा। इंडिया से भी ये जाने लगा व्यापार। देखो कश्मीर होते हुए ऐसे यहाँ से कई सारे दर्रे हैं, यहाँ से कई सारे दर्रे, जैसे खैबर दर्रा,
ऐबर पख्तून दर्रा, कई सारे दर्रे होते हुए पूरे यूरोप में ये बाजार, यहाँ से देखो मेडिटेरियन सी होते हुए हो जाता था। यहाँ से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट चाइना सी से ऐसे आता था और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए पूरे चाइना में व्यापार होता था। भारत के टुटिकोरिन कोस्ट पर भी व्यापार होता था। यहाँ से सोमालिया वगैरह, सोमालियन अंपायर में, इजिप्ट के अंपायर में, ऐसे पूरा व्यापार ये सिल्क रूट का फैला हुआ था। तो इस रूट का फेमस नाम क्या हो गया? सिल्क रूट। अब कहोगे सर सिल्क ही नाम क्यों? तो सबसे ज्यादा सिल्क का ही डिमांड थी इनके वहां, ठंडी भी ज्यादा थी, यूरोप में बहुत सारी ठंडी होती है, तो सिल्क का ही डिमांड ज्यादा था। अब हम देखते हैं दो चीजें और प्रचलन है, एक बार्टर सिस्टम और एक क्या? मोनेटरी सिस्टम या मोनेटरी ट्रेड या बार्टर ट्रेड। ये पुराने समय में बहुत ज्यादा होता था और जब से करेंसीज आ गई हैं, पेपर नोट आ गए हैं, तब से मोनेटरी सिस्टम चलता है, मोनेटरी ट्रेड चलता है। बार्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, ये पुराने समय में होता था, लगभग 15-16 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में चीजें होती थी। मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये पेन है और मुझे क्या चाहिए? 1 किलो चावल। तो मैंने व्यापारी को ये अपना पेन दिया और उसके बदले वो उसने मुझे क्या दिया? चावल दिया। अब जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए गेहूं और ग्वाले को चाहिए आपको क्या? गेहूं, और आपको चाहिए मिल्क। तो आप ग्वाले के पास क्या लेकर जाएंगे? गेहूं लेकर जाएंगे और ग्वाला उस गेहूं के बदले आपको क्या देगा? मिल्क देगा। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पैसे की जरूरत सामान ही आदान प्रदान होता था। पर यहाँ पे एक दिक्कत आती थी, क्या? कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में आती थी। कोइंसिडेंट ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? अब मान लो आप गेहूं लेकर ग्वाला के पास गए मिल्क लेने के लिए, पर ग्वाले ने कहा मुझे तो गेहूं की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपना दूध उसको दूंगा क्योंकि उसके पास चीनी है, मुझे तो चीनी की जरूरत है। तो यहाँ पे ये वाली समस्या आ जाती थी। पर जब से पेपर वर्क आया, पेपर नोट मार्केट में आ गया, आप पैसा दीजिए, आप सामान ले लीजिए। तो डिफरेंसेस को हम पढ़ लें एक बार, देख लो। बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट यूज ऑफ मनी। मनी का कोई इस्तेमाल नहीं था। यहाँ पे क्या होता है? पेपर नोट का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को एक्सचेंज करने में। इट इज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल ट्रेड। ये लोकल लेवल में बहुत पहले होता, गांव देहात में ये होता था, है ना। लेकिन ये क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड का मॉडर्न सिस्टम, मनी का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ मनी। इसका नेचर क्या होता था कि भैया ये लिमिटेड था, यहाँ पे और चेंजिंग करने में डिफिकल्टीज आती थी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट ऑफ वांट। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कोइंसिडेंट ऑफ, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। नेचर में आप क्या लिख लेंगे? यहाँ ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ये आप ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिक्कत आती थी। यहाँ पे इट इज यूज फॉर ट्रेड ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं, हम अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके की चीजें खरीद सकते हैं। भैया आपके पास पैसा है और जो सामान बेच रहा है उसको भी पैसा चाहिए। अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो जो पैसा आप देंगे उसे वो किसी और मार्केट से जाके खरीद लेगा। पर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था। यहाँ पे कोइंसिडेंट ऑफ, जैसे देखो यहाँ फिगर में कितने अच्छे समझाया है। इनको मछली की जरूरत थी, देखो इधर, इनको मछली की जरूरत थी और इनको गेहूं की जरूरत थी। मान लो इस थैले में गेहूं होगा तो इन्होंने अपनी मछली दिया, उससे गेहूं ले लिया। दिक्कत क्या है? कोइंसिडेंट ऑफ वांट कैसे होता है? मान लो इसको मछली नहीं, इसको कुछ और, इसको मान लो नमक चाहिए, वो नमक तो इसके पास था नहीं, फिर ये कहीं और चला जाएगा। पर जब से ये पेपर नोट आ गया है, ये सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो ये आपका मॉनेटरी ट्रेड हो गया, ये आपका बार्टर ट्रेड हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ऊपर आपने जितनी चीजें बेटा पढ़ी हैं उसको लागू यहाँ पे। पुराने समय में एंशिएंट रोम में क्या होता था, क्या नहीं होता था, सिल्क रूट को एक्सप्लेन कर दो, बार्टर सिस्टम को उसी में एक्सप्लेन कर दो। पहले बार्टर सिस्टम का यूज होता था, फिर धीरे धीरे मॉनेटरी सिस्टम आ गया, है ना। देख लीजिए लाइन से वही लिखा हुआ है। इन एंशिएंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की। बहुत ही रिस्की हुआ करता था कोई सामान, क्योंकि लोग नाव से जाते थे, कोई एडवांस नेविगेशन सिस्टम नहीं था, नाव भी लकड़ी की हुआ करती थी।
खासकर डाकुओं का डर था, कोई मॉडर्नाइज इन लोगों का वेपन नहीं था। सो ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट, ओनली द रिच पीपल बॉट ज्वेलरी, कॉस्टली ड्रेसेस एंड दिस रिजल्टेड ट्रेड ऑफ लग्जरियस आइटम। पहले के समय में ना केवल लग्जरियस आइटम का ही ट्रेड होता था मैक्सिमम, क्योंकि रिच लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते थे जो बाहर से आता था। सिल्क रूट एक लॉन्ग डिस्टेंस का एक अच्छा एग्जांपल है जो रोम से चाइना तक फैला हुआ था। चाइना से रोम तक लगभग 6000 किलोमीटर लंबा था ये, है ना। यहाँ से चाइनीज लोग सिल्क ले जाते थे और वहां से क्या आता था, रोमन वूल, प्रेशियस मेटल, है ना, ऐसी कई सारी चीजें इंडिया, पर्शिया, पूरे सेंट्रल एशिया तक ये पूरा व्यापार फैला हुआ था। तीसरा, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन का मतलब जब रोमन एम्पायर का पतन हो गया, बिखराव हो गया। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, यूरोपियन कॉमर्स ग्रू during 12th and 13th centuries with the development of ocean going warship trade between Europe and Asia grew and Americans were discovered। 12वीं और 13वीं सेंचुरी जब अमेरिगो ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस मत लिखिएगा कहीं भी, कोलंबस ने लैटिन अमेरिका की खोज की है। अमेरिका की खोज किसने किया है, वैसे कुछ ही अमेरिगो ने किया है ना। तो अमेरिका की खोज हो गई थी। अब व्यापार को लेकर युद्ध होने लगा। अब भारत में भी कार्नेटिक वार वगैरह सुनेंगे। लोग समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे, लोगों की मंशा थी, खासकर इसमें कौन आगे था, ब्रिटेन। यूरोप में भी कौन सा देश, देखो मैं एक एग्जांपल देके समझा दे रहा हूं, समझ जाना। भारत से, इंडिया से व्यापार करने के लिए दो देश बहुत ही आगे थे, तीन देश, एक पोर्चुगीज, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। एक कौन सा, पोर्चुगीज, फ्रांस और कौन सा लास्ट में कौन, ब्रिटेन। ये लोग जब अरेबियन सी के रास्ते भारत से व्यापार करने आते थे तो इन तीनों देश का मकसद ये था कि समुद्र के इस एरिया में इनका कब्जा हो, इन तीनों देश में किसी का। ये आपस में लड़, जैसे मान लो कोई नाव है, कोई नाव यहाँ से सामान लेके ब्रिटेन जा रही है, तब तक पोर्चुगीज पुर्तगाल जा रही है, तब तक ब्रिटेन ने क्या किया, इस नाव को गिरा दिया मारकर समुद्र में। तो लोग समुद्र पे अपना आधिपत्य हासिल करना चाहते थे ताकि एशिया से ये व्यापार कर सके। यूरोप से आओगे तो अरेबियन से एक बहुमूल्य आपका सागर दिखेगा जो एशिया में पूरा मार्केट करने का। तो इस वाले एरिया में ये अपना अधिकार चाहते थे, तो ट्रेड को लेकर युद्ध भी हुआ पुराने समय में। अब हम आपको बताना चाहते हैं किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड जो है ग्रो कर रहा है। 15th century onward, Portuguese, Dutch, Spaniard and British captured African native and forcefully transported them to newly discovered Americas for the labor। देखो सेम चीज है, पीछे आप जो पढ़े हैं ना वही चीज बता रहा है कि 15th सेंचुरी आते आते पोर्चुगीज, डच, स्पेनिश और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अफ्रीका पे कब्जा कर लिया और नई जमीन की खोज अमेरिका तो हो ही गई थी, है ना। तो वहां पे प्लांटेशन का काम कराने के लिए यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में स्लेव्स वगैरह को ले जाया जा रहा था। After the Industrial Revolution, the demand for raw material like grain, meat and wool also expanded, but their monetary value declined in the relation to the manufactured good। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो रॉ मटेरियल का वैल्यू बढ़ गया, वहां पे काम करने वालों के लिए ग्रेन, मीट, वूल ये सारी चीजें पहुंचाने जाने लगी। तो इस तरह से भी व्यापार की उत्पत्ति हुई। The industrialized nation imported primary product as a raw material and exported the value added finished good product back to the non industrialized nation। अब जैसे ये जो देश है, ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, पोर्चुगीज हुआ, ये क्या करते थे, जिस देश को ये गुलाम बनाए थे, कोलोनाइज्ड किए थे, वहां से ये रॉ मटेरियल लेकर आते थे। इंडिया से भी सेम काम वो कर रहे थे, हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूं ये चीज। वहां से रॉ मटेरियल लाते थे, अपने देश की इंडस्ट्री में लाकर उसको फिनिश्ड गुड बनाते थे। जैसे इन्होंने भारत से कॉटन लाया और अपने देश में लाके कपड़ा बना लिया और फिर उस कपड़े को क्या किया, भारत ही ले गए बेचने के लिए और 4 गुना 5 गुना दाम पे बेचा जाता था। इन लेटर हाफ ऑफ द 19th century, regions producing primary goods were no more important and industrial nation became each other principal customer। अब जहां से लोग रॉ मटेरियल ला रहे थे, 19th सेंचुरी आते हैं तो सब कोई महत्व ही नहीं रहा। जितने देश इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, ये लोग आपस में ही व्यापार करने लगे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंट्रीज इम्पोज ट्रेड टैक्सेस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको एग्जाम में लिखते वक्त यूज भी करना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंट्रीज इम्पोज ट्रेड टैक्सेस एंड
quantitative restriction for the first time during the post-war period. Organization like General Agreement for Tariffs and Trade. ये आप याद रखिएगा, GATT, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। यही बाद में चलकर क्या बन गया? WTO। यही बाद में चलकर क्या बन गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी WTO की? तो 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर क्या है? 1 जनवरी 1995। 1994 मत कहिएगा, दिसंबर में इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। लेकिन हाँ, ये पहले से था, GATT पहले से था। इसका नाम, इसको एडवांस फॉर्म में WTO कहा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। ठीक है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोट कर लीजिए, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो जिनेवा। जिनेवा कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या है? जिनेवा है। ये इतना नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या किया गया? सारे देश ना टैक्स वगैरह बहुत अधिक मात्रा में लगाने लगे। टैक्स क्यों लगाने लगे? क्योंकि जब व्यापार होता था तो लोकल मार्केट खराब हो जाता था। भैया कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके वहां एक उत्पादन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो दूसरे देश में वो कम दामों में सामानों को बेचा करता था। तो जो लोकल मार्केट हुआ करते थे उनकी वैल्यूज गिर जाती थी। तो सरकार, वहां पे हंगामा हुआ तो सरकार ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब बाद में इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि जो एक्सपोर्ट वाले आइटम्स वो बिकते ही नहीं थे। फिर उसमें एंट्री किसने लिया? GATT ने लिया। GATT ने टैरिफ बैरियर लगाने को कहा कि भैया आप टैक्स लगा रहे हैं तो थोड़ा कम लगाइए या फिर न लगाइए। उसी का एडवांस रूप कौन आ गया? 20वीं सेंचुरी में WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से तो अब आप पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WTO, इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इतना रिवाइज करिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। हम देखेंगे क्या? थर्ड वाला, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल टू बोथ एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्री। डिस्कस। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वो देश एक्सपोर्टिंग हो या इंपोर्टिंग हो। तो व्यापार वाकई में तो बड़ा सीधा सा आंसर है, इसका आंसर देख लेंगे हम लोग। द कंट्री विद सरप्लस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट देयर गुड्स एंड टू अदर कंट्रीज एंड गेट लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सम डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव टू इंपोर्ट गुड्स टू मीट द डिमांड। जैसे कि जो कंट्री बहुत ज्यादा किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है तो एक ही कारण होगा, वहां पे पॉपुलेशन कम होगी, जैसे यूरोप वगैरह का एरिया। तो वो क्या करेंगे? अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करेंगे? किसी और मार्केट में भेज देंगे उसको। और जहां पे वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है वो कंट्री कैसी कंट्री हो सकती है? वहां पे डेंसली पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए वो इंपोर्ट कराती है। कोई भी सरकार इंपोर्ट क्यों करेगी? कोई सामान बाहर किसी और देश से क्यों मंगाएगी? ताकि उसके पब्लिक की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। दूसरा, these countries depend on the import of raw material and for their economic and industrial development. Example, the economy of Sri Lanka depend upon the export of tree. The industrial development of Japan depend upon the import of raw material. अच्छा एक बात बताओ, कई सारी कंट्री क्या कर रही हैं? एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट वो कराती होंगी। तो क्या वो इंपोर्ट कराती है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मंगाती है तभी तो उसको एक फिनिश्ड गुड देकर भेजती है किसी और देश में। एग्जांपल में देखिए, जैसे कि चाइना में चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, सॉरी चाइना कह रहे हैं, श्रीलंका, तो टी एक्सपोर्ट कर देता है। अब जापान देखिए, जापान, चाइना भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कराता है, लेकिन अब हम जापान में आ जाते हैं कि जापान में भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जापान करता है, किसी और देश में सामान ज्यादा भेजता है। एक डेवलप्ड कंट्री है जापान, लेकिन जापान भी इंपोर्ट कराता है क्या? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स रहेंगे तभी तो। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन विच ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ट्रेडिंग पार्टनर। इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी शो करता है। जरूरी नहीं है कोई देश एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो देश बेकार है, नहीं, हो सकता है उसके वहां सामान पर्याप्त मात्रा में हो,
जियोग्राफिकल कंडीशन भी मायने रखता है। अब जापान देखो, जापान की ज्योग्राफी देखो, कहाँ पे गेहूं का उत्पादन होगा वहां पे, तो गेहूं मंगा लेता होगा, आयरन ओर्स वगैरह मंगा लेता होगा। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड is the result of specialization in production. It benefits the world economy in different countries practice specialization and division of labor in the production of commodities. देखो, इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार के लिए जरूरी है। यहाँ लेबर का डिवीजन भी होता है, लेबर भी काफी जरूरी होते हैं। कौन से देश किस तरह का काम किस लेबर से करा रहे हैं, ये भी मायने रखता है। Each kind of specialization can give rise to trade. It is the basis of World Economic Organization related to the foreign policies of nation. It is essential as no country is self-sufficient. कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंडिया में वो लेबर उपस्थित हो जो इंडिया कोई स्पेसिफिक काम कर सके, तो हमें लेबर कहाँ से मंगाने पड़ते हैं? बाहर से मंगाने पड़ते हैं। आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंडिया के भी बाहर जाते हैं, तो लेबर का भी होता है। इसी को पहले के टाइम में क्या कहा जाता था? स्लेव ट्रेड। और आज के टाइम में उसको सैलरी मिलती है तो वो स्लेव नहीं है। समझ में आ गया? इंटरनेशनल ट्रेड हैज इंक्रीज drastically during the last 40 years. This increase has been due to developed technology and rapid means of transport. Most important line इंटरनेशनल ट्रेड आज के समय में लगभग 40 साल से आप देख रहे हैं बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नेविगेशन सिस्टम अच्छे हो रहे हैं, रोड्स एंड कम्युनिकेशन फॉर बेटर होती जा रही है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किस पे? इंटरनेशनल ट्रेड के। कौन सा देश व्यापार करता है तो क्यों व्यापार करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो सबसे पहले हमको दिखेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इट डिटरमाइन द मिनरल रिसोर्सेज। जैसे कि कोई देश मान लो कोयले का व्यापार ज्यादा कर रहा है, तो वहां पे हो सकता है उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसी हो, प्लेटोज वगैरह ज्यादा हो, कई सारा बहुत सारे सामानों का डिकम्पोजिशन ही हुआ हो, अधिक से अधिक मात्रा में वहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा हो। दूसरा देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज। दे हैव पूरी दुनिया में ना जो मिनरल्स है अनइवन तरीके से, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कुछ मात्रा में सोना इंडिया में मिल जाएगा तो सबसे अधिक मात्रा में अफ्रीका में मिल जाएगा। आयरन आपको यूएसए जैसे देशों में, यूरोप जैसे देशों में अधिक मिलेगा, हमारे वहां कम मात्रा में। तो अनइवन है, ऐसा नहीं कि जितना आयरन और भारत में है उतना ही वहां होगा। हमारे वहां भी मुंबई हाई से पेट्रोल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, पर अरब के देशों में हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल भी दे सकते हैं। क्लाइमेट भी काफी इंफ्लुएंस करता है फ्लोरा और फाउना को कि किसी रीजन में वो सर्वाइव कर सके। तो एक इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्लाइमेट आ गया। पॉपुलेशन तो ऑलरेडी एक अहम फैक्टर है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन डेंस वहां पे डेंस मार्केट। इसका एक और सोर्स है जैसे कल्चरल फैक्टर। कहीं कहीं हम देखेंगे व्यापार कल्चर को भी लेकर होता है। कैसे कि मान लीजिए इस समय इंडिया के लेवल में बता रहा हूँ, राजस्थान, वहां पे बैंगल्स वगैरह बनाना, उनकी चूड़ियां जो होती हैं, बंगाल में चले जाइए संखा पोला नाम का एक चूड़ी बनता है, पूरे देश के लोग पहनते हैं, तो बंगाल से वो चीज मंगवाते हैं। कल्चर को डिपेंड कर रहा है ना ये। तो मान लीजिए अफ्रीका के लोग अपना माला वगैरह कुछ अफ्रीकन जो है जैसे मान लीजिए रोम का मैं चाइना का मैं बोल दूं तो पोर्सिलिन, चाइना का पोर्सिलिन का मतलब चाइना बहुत ही अच्छे मात्रा में कप, प्लेट, मटका ये बहुत बेहतरीन बनाता है, चाइनीज पोर्सिलिन। तो पूरी दुनिया में फेमस है, तो दुनिया के लोग उसको मंगवाते हैं। कल्चर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। जैसे मान लीजिए रोम का विस्की, यूरोप का क्या शराब विस्की, और खासकर यूरोप का कौन सा शराब जो मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल है। आपको मैंने पढ़ाया था मेडिटेरेनियन सी के आगे अगल बगल है ना खट्टे फलों का खेती ज्यादा होता है, जैसे अंगूर हुआ, संतरा हुआ, तो इसकी शराब, इसकी विस्की। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा व्यापार, उतना बड़ा मार्केट। तो इंडिया के पास जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या है इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है भी, बन क्या सकता है भी। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। At different stages of economic development of countries, the nature of item traded undergoes changes agriculturally. Important countries' agro products are exchanged for manufactured goods, whereas industrialized nations export machinery and finished products and import grains and other. अब देखो कई स्टेज होता है इकोनॉमिक के। जैसे कि मान लीजिए कोई देश में एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है तो वो किस चीज का एक्सपोर्ट करेगा? एग्रो बेस्ड चीजें एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन कोई देश जहां पे मशीनरी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है,
तो वो क्या एक्सपोर्ट करेगा, वो फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करेगा, रॉ मटेरियल बनाएगा फिनिश्ड गुड। और इंपोर्ट क्या करेगा, बताओ बताओ, इंपोर्ट क्या कर सकता है वो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, फूड और ग्रेन इंपोर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए भारत से कोई कह दे आप हमें गेहूं दे दीजिए, हम आपको दूसरी चीजें दे देंगे, सोना दे देंगे, या फिर आपको हम वेपन्स दे देंगे। तो जहां पे गेहूं नहीं होगा वो गेहूं भारत से इंपोर्ट करा लेगा और एक्सपोर्ट क्या कर देगा भारत को, जो भी भारत की नीड हो। Extent of foreign investment. Foreign investment can be boost trade in developing countries which lack in capital required for the development of mining, oil drilling, heavy engineering, lumbering, plantation agriculture. The industrial nation ensure import of foodstuff, mineral, create market in the finished product. अब क्या होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझो क्या होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल पिछली क्लास में अफ्रीका का दिए थे, अफ्रीका में सोना ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली आप अफ्रीका को समझिए, है ना, जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, ये तो इंडिया जैसा लग रहा है लेकिन इसको अफ्रीका मान के चलो, ये क्या है आपका अफ्रीका है। अब अफ्रीका में मान लीजिए इस रीजन में बहुत ज्यादा सोना है, पर इन लोगों के पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरे देश के लोग आएंगे, ब्रिटेन के, इंडिया के, अरब के, किसी भी देश के लोग आएंगे, यहाँ पे कंपनी खोलेंगे, सोने को निकालेंगे, माइनिंग करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहीं पे होता है जहां पे और वो देश क्यों नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उस पर लैक ऑफ कैपिटल है, उसके पास कैपिटल ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। तो दूसरे देश के लोग वहां पे आके इन्वेस्ट करते हैं उसकी सरकार से। ट्रांसपोर्ट एक अच्छी फैसिलिटी है। पहले के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह लंबे समय तक लगता था, तो ज्यादा फॉरेन ट्रेड नहीं हो पाता था। आज देखिए सड़क के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, है ना, एयरवेज के माध्यम से। इसके पहले वाले चैप्टर में ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर एनालाइज एनी 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहला होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसके 3 एस्पेक्ट हैं। पहला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ गुड एंड सर्विसेज ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब कितने गुड्स और सर्विस दिए गए हैं किसी एक साल में या फिर किसी एक समय के अंतराल में, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जैसे मान लो 2015 में हमने 2000 करोड़ का व्यापार किया, 2024 में हमने 70,000 करोड़ का व्यापार कर लिया। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, व्यापार का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो इसी को हम टर्नओवर भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, हाँ, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। वो तो बैलेंस ऑफ पावर में आप पढ़ेंगे ऊपर, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, इट इंक्लूड द टाइप, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2-4 नंबर का आ सकता है ये। व्हाट आर द एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनेशनल। तो पहला याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, दूसरा याद रखिएगा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। इट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज व्हिच आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड इन द स्टार्टिंग लास्ट centuries. Mainly primary product were traded, later manufactured goods were traded, and in present times the product of manufacturing sector is used in the world trade. Service sector have been showing the rising trade in international trade. जो कंपोजिशन ट्रेड का मतलब क्या होता है ना, कि हम कितना क्या ट्रेड कर, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये होता है कंपोजिशन। जैसे पुराने समय में हम क्या करते थे, मैन्युफैक्चर्ड चीज को कम वो करते थे। पहले हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट को बेचते थे, प्राइमरी रॉ मटेरियल। अब धीरे धीरे एडवांसमेंट आया, धीरे धीरे लोग ज्यादा एडवांस होने लगे, फिर हम लोग क्या बेचने लगे, मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह, सेकेंडरी सेक्टर की चीजें। इस समय आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में। बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर। जैसे आप पिछले चैप्टर में या आप टेली कम्युनिकेशन पढ़े थे कि लोग आज किसी एक देश को जरूरत है तो दूसरे देश से भी डेटा ले रहा है वो। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब इंडिया का ट्रेड आप पार्ट 2 में पढ़िएगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्रिएट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यूरोप एंड यूएसए इमर्ज एज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, मैं अभी भी आपको लिखाया हूं स्टार्टिंग में। पहले नंबर पे यूरोप, पार्टनर इन द वर्ल्ड, दे वर लीडर्स इन द ट्रेड मैन्युफैक्चर गुड। जापान वाज आल्सो थर्ड इंपॉर्टेंट लीडिंग कंट्री, ट्रेडिंग कंट्री। इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड कंपीटिंग विद डेवलप्ड कंट्री। जो देश सबसे ज्यादा, जी जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो, प्रोड्यूसर हो, सबसे ज्यादा कंज्यूमर हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, किस वे में जा रहा है। अब यूरोप के पास बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो दुनिया के हर एक मार्केट में यूरोप के सामान बिक रहे हैं। चाइना का देख लिया, फोन चला रहे हैं, चाइनीज चीजें आ रही हैं।
तो ये लोग बहुत बड़े वर्ल्ड ट्रेड में इनका योगदान है, यूरोप का, यूएसए का, 3rd नंबर पे जापान भी है, और चाइना और इंडिया भी इनको क्या कर रहा है, अब कम्पिटिट कर रहा है। कुछ समय बाद हो सकता है चाइना इनसे तेजी से आगे निकल जाए। क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के, तो मैं आपको ये निगेटिव इंपैक्ट आपको मैं बता दिया हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड बताना पीछे क्या हो सकता है, डोमेस्टिक करेंसी की भी वैल्यू कम हो सकती है, पुअर, किसी देश का पुअर होना ये दिखाता है ना, तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं आपको बता चुका हूं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब कितने प्रकार का होता है, एक होता है बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड का मतलब जब दो देशों में व्यापार होता है तो क्या कहलाता है, बायलैटरल ट्रेड कहलाता है। ये एक दूसरे से व्यापार एक एग्रीमेंट के तहत करते हैं, ये आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको फला सामान देंगे और आप हमको फला सामान दीजिएगा। जैसे भारत का रसिया के साथ काफी एग्रीमेंट है, भारत से बहुत बड़े मात्रा में गेहूं जाता है, कॉटन जाते हैं, और रसिया से बड़ी मात्रा में क्या आता है, वेपन्स आते हैं, हमारे वहां वेपन्स के इक्विपमेंट वगैरह आता है। एक होता है मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल मतलब कई सारे देश आपस में ट्रेड करते रहते हैं, इसको मल्टीलेटरल कहते हैं। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, द कंट्री में आल्सो ग्रांट मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑन सम ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर। इसमें क्या होता है ना, एक देश कई सारे देशों से व्यापार करता है और किसी एक देश को किसका स्टेटस दे देता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन को। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं एक व्यापारी हूं, मैं व्यापारी कह रहा हूं, मुझे एक देश समझना, मैं एक व्यापारी हूं और 3-4 मार्केट में मैं अपने सामानों को बेच रहा हूं, और कोई एक मार्केट मेरा बहुत फेवरेट होगा, वहां पे अगर कम बेसी भी करना पड़े सामान की वैल्यू को तो मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक व्यापार मुझसे कर रहा है। तो भारत रशिया का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। डिफाइन फ्री ट्रेड, व्हाट आर इट्स इफेक्ट। फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड का मतलब यही होता है ना कि टैक्स बैरियर्स कम लगे या फिर ना लगे। ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट कैन अफेक्ट एवरीथिंग लाइक एनवायरनमेंट, हेल्थ, वेलबींग एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबल ट्रेड का इफेक्ट हर चीज पे होता है, इन्वायरमेंट पे भी होता है, भैया क्यों नहीं होगा, है ना। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लाइक अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एंड कमर्शियल कंपटीशन एटसेट्रा। अब कुछ नेगेटिव चीजें ये हो जाती है ना कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो दूसरे देशों के द्वारा कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, हमारे वहां एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है, कमर्शियल कंपटीशन भी होता है। कमर्शियल कंपटीशन का मतलब भैया कोई देश किसी देश से सस्ती सामानें आएंगी, कोई सूज ही लेकर आएगा हमारे देश में बेचने के लिए और सस्ते दाम पे बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि फ्री ट्रेड हो रहा है। तो जो हमारे वहां सूज बनाने वाले हैं, जो लोकल मार्केट वाले हैं, उनकी तो वैल्यू गिर जाएगी, उनके सामान को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जैसे कि लैपटॉप पे ले लो या फिर इंडियन कंपनी कोई भी चीज तुम प्रोडक्ट ले सकते हो। आप देखेंगे ना सबके घर में इंडियन प्रोडक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप फोन भी चला रहे हैं, सैमसंग का चला रहे हैं, चाइनीज फोन दुनिया भर का चला रहे हैं, ओप्पो और वीवो तो इसमें खूब मार्केट पकड़ा हुआ है, सस्ते मिल जा रहा है आपको। फ्री ट्रेड कैन बैडली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री बाय नॉट गिविंग इक्वल कंडीशन। उसी ऊपर वाले का ये एडवांस रूप में लिखा हुआ है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि उनके वहां के देशों के लोगों को वैल्यूज खत्म होने लगती है। फ्री ट्रेड शुड नॉट only let rich countries enter into market but allow the developed country to protect their market from foreign product। अब देखो ये एक बहुत बड़ा ये खेल है। होता क्या है कि फ्री ट्रेड में क्या होता है ना, should not only let rich country enter into the market। फ्री ट्रेड क्या करता है कि एक अमीर देश कोई किसी मार्केट में नहीं घुसाता है, बल्कि allow the developed countries to protect their market from foreign product। जो डेवलप्ड देश होते हैं ना वो फॉरेन प्रोडक्ट को अपने देश में बिकने ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें इनके यहाँ उत्पादन हो जाती हैं। तुम मुझे गेहूं क्या दोगे जब मैं 80 क्विंटल बेच चुका हूं, यानी कि मेरे पास सरप्लस प्रोडक्शन है। तो ये हो गया चीपर प्राइस डम्प्ड गुड इन फ्री ट्रेड कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो सस्ते दामों पर सामान लाकर डंप कर दिया जाता है, डंप का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, पीछे जाकर आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इससे भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो घरेलू उत्पादन होता है किसी देश का, काफी नुकसानदायक होता है। अब हम क्या देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? तो भैया डीलिंग रूल है। किसी दो देश में व्यापार हो रहा है तो कुछ रूल लगा देता है ना, कि आप ट्रेड बैरियर कम रखिएगा, इनको SEZ दीजिएगा। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। थोड़ा इसको समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आ गया तो आप लिख दीजिएगा SEZ क्या होता है।
SEZ, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे कि ये कोई देश है, इस देश की गवर्नमेंट ने किसी अन्य देशों से कह दिया कि हम आपको ये वाला अपने देश का एरिया SEZ घोषित कर रहा है, मतलब जो भी देश हमारे इस देश में कंपनी खोलेगा तो हम उसको अच्छा रोड प्रोवाइड करेंगे, अच्छी बिजली प्रोवाइड करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, ताकि यहाँ का क्या हो सके, विकास हो सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी मदद करता है। इसकी स्थापना कब हुई हम आपको बता दिए हैं। इसके फंक्शन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील विद ग्लोबल रूल। पूरे विश्व में किस तरह व्यापार होता है उनका रेल और रेगुलेशन यही मैनेज करते हैं। इस सेट द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग रिजॉल्व। अगर किसी दो देशों के बीच व्यापार में डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, जिसको WTO हल करता है। इट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फ्री और फेयर ट्रेड को क्या देता है, बढ़ावा देता है। WTO also cover trade in services such as telecommunication, banking and other issues such as intellectual rights। कई सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बैंकिंग इशू को भी देखता है, टेलीकम्युनिकेशन को भी देखता है। किसी देश को पैसा चाहिए होता है तो WTO की ही सिफारिश से IMF उसको पैसा भी फंडिंग कर देता है। लेकिन कुछ बेटा इसके आलोचक ना कुछ इसकी बुराइयां भी करते हैं। सबसे बड़ा क्या कि WTO डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, खासकर USA को। तो ये इसकी आलोचना है। जैसे दिया हुआ WTO has been criticized and opposed by those who are worried about the effect। अब WTO उन लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज का मतलब उसकी बुराई हुई, उसकी आलोचना हुई। किस लोग, किनके द्वारा? जिनको डर लगता था कि फ्री एंड फेयर ट्रेड से उनके लोकल मार्केट को तकलीफ होगा। जैसे मान लो मैं ही शूज बेच रहा हूं, कोई कंपनी मुझसे कम दाम में शूज बेच रही है तो मुझे कष्ट होगा, मैं क्रिटिसाइज करूंगा। इट इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। It is argued that free trade does not make ordinary people lives more proper। फ्री ट्रेड से जो ordinary people है ना वो लोग अच्छे प्रॉस्परस तरीके से नहीं रह पाएंगे। It is actually widening the gulf between rich and poor। ये गरीब और अमीर के बीच के भेद को और बढ़ा रहा है। कैसे? अमीर के पास तो पैसा है, अमीर पैसा इन्वेस्ट कर देगा, अमीर होता जा रहा है, पर जो गरीब कम पैसे से व्यापार किया है वो गरीब होता जाएगा। तो इससे क्या होगा? अमीर देश अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज इन्फ्लुएंशियल नेशन इन WTO फोकस देयर ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। जो इन्फ्लुएंशियल नेशन है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था क्या, US हेजेमोनी के बारे में, किस तरह US हर जगह पे अपनी ही आधिपत्य को दिखा रहा है। जहां पे पोलराइजेशन में आप पढ़े थे, बाइपोलरिटी में। तो जो इन्फ्लुएंशियल नेशन है इनका प्रभाव इस पे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये WTO को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। मेनी डेवलप्ड कंट्री हैव नॉट फुली ओपन देयर मार्केट टू प्रोडक्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। कई सारी डेवलप्ड कंट्री आज भी ऐसी हैं जो एक डेवलपिंग कंट्री में व्यापार तो कर रही हैं, पर डेवलपिंग कंट्री के किसी भी सामान को अपने मार्केट में अलाउ नहीं करती हैं। उस पर WTO कुछ कहता ही नहीं है। ये भी एक तरह की आलोचना है। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इशू ऑफ हेल्थ, वर्कर राइट्स, चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंट इग्नोर्ड। अब इस सब व्यापार के मैटर में हम चाइल्ड लेबर को नहीं देख पाते हैं। लोग चाइल्ड लेबर करा रहे हैं दुनिया भर का, लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं व्यापार के चक्कर में। तो ये सारे पॉइंट हमको देखने मिले। हाउ द ट्रेड सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड प्राइमरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर का किस तरह ट्रेड सेकेंडरी सेक्टर के या फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर के अलग है, तो देखते हैं। The trade in services can be expanded infinitely. It can be consumed by many at the same time. It is weightless। ये बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं। What are regional trade block? Regional trade block क्या होता है? बहुत ही आसान टॉपिक है, अभी हम समझ लेंगे। Why was it formed? ये फॉर्म क्यों किया गया? देखो, today 120 regional trade block generated 52% of the world trade। आज तो होता क्या है ना कि देखिए एक जहां जहां बड़े मार्केट होते हैं उनको ब्लॉक बना दिया जाता है कि ये आपस में व्यापार करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए नाफ्टा, साफ्टा, एशियान, है ना, ये सब क्या है, एक ब्लॉक है, ये आपस में व्यापार करते हैं। जैसे मान लीजिए एशियान में अगर भारत है तो एशियान में जितने देश होंगे क्या करेंगे आपस में, साफ्टा में भारत है तो ये आपस में व्यापार करेंगे। वार्सा पैक्ट में आपने पढ़ा, वार्सा ब्लॉक पढ़ा था। एक होता है आपका, हाँ, कि ये आपस में व्यापार करते हैं, तो एक ब्लॉक बना दिया जाता है।
दिस ब्लॉक रिमूव ट्रेड, ये ब्लॉक क्या करते हैं, आपस में ट्रेड टैरिफ को हटा देते हैं कि हम जो देश हैं, जैसे नाटो में जितने देश हैं क्या करेंगे, आपस में व्यापार करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे, युद्ध में एक दूसरे का साथ देंगे, है ना, और व्यापार फ्री में करेंगे, फ्री टैक्स, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, दे अलाउ फ्री ट्रेड, है ना, दे स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। अगर इससे इन देशों, देखो मान लो EU हो गया, नाफ्टा हो गया, साफ्टा हो गया, एशियान देश हो गए, ये केवल व्यापार ही नहीं, एक दूसरे का कल्चर भी आपस में साझा करते रहते हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे जो रीजनल ब्लॉक है उनके इंपॉर्टेंस को। सबसे पहले आ जाता है गेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1948 में इसका निर्माण हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। इसी का एडवांस रूप क्या है, WTO है। जब से गेट आया, GATT, है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, भूलना नहीं है, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। इसका भी वही काम है, फ्री एंड फेयर ट्रेड को बढ़ावा देना। WTO देखिए 1995 में इसकी स्थापना हुई, बाद में इसका नाम WTO हो गया। इसके बारे में दुनिया भर की चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। और कुछ और ट्रेडिंग ब्लॉक को हम देखते हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले में आ जाएगा एशियान। एशियान का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो अगस्त 1967 में फॉर्म हुआ। कई सारे देश इसमें हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड सिंगापुर, ग्रोइंग कंट्री ऑफ दिस रीजन एंड मेंबर दैट। देखो जैसे वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ये इंडोनेशिया का द्वीप है ना, इसमें एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, ये भी इसमें आता है, फिलीपींस भी इसमें आता है। इसका निर्माण क्यों किया गया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ये आपस में व्यापार करेंगे, ये, और बहुत ही अच्छा काम इन लोगों ने किया है। जब से ये ब्लॉक बना तब से इनका एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया। और मैं जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में इसको डिटेल में बता रखा है। कौन कौन से देश हैं याद कर लीजिएगा, हो सकता है दे MCQ में, इसमें से कौन सा देश एशियान का हिस्सा नहीं है ना, नाम याद कर लीजिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह, ये सारे हैं। ये सारे देश क्या करते हैं ना, ये EU से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और आजकल भारत भी इसका क्या है, एसोसिएट मेंबर है। कई सारे देश इसका मेंबर बनना चाहते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है बेटा, ये एशियान एक बहुत अच्छा खासा मार्केट है वर्ल्ड के लिए। CIS वो सारे देश है जो कभी ना कभी किसके गुलाम थे, किसके गुलाम थे, बताओ भैया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट, जल्दी बताइए। USSR, वेरी गुड, है ना। इसमें लगभग 12 देश हैं। कौन कौन से हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। ये आपस में व्यापार करते हैं, किस चीज का, गोल्ड, कॉटन, फाइबर, एल्यूमिनियम, है ना। कई सारे डिफेंस में भी, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन पॉलिसी में भी ये व्यापार करते रहते हैं। तो 12 देश तो आपको ऐसे ही याद हो गए, कौन कौन से अलग हुए थे, 3 देश और, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 15 देश हो गए। 1991 में 15 देश अलग हुए थे, तो कौन कौन से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और 12 ये देश। 12 देश के नाम मैं हट जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, है ना। बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया। तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा। जब ये चैप्टर आप लिखेंगे आंसर, तो 15 देश के बारे में आप डिस्कशन, जब आप लिखेंगे आंसर किसका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया का 1991 में, तो ये आंसर आप डाल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कई सारे देश आपस में, यूरोप के आपस में मिले हुए हैं, जैसे कौन कौन से, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम एंड नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब क्या है, ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है। ECC, बाद में इसी का बड़ा रूप किसने ले लिया, यूरोपियन यूनियन ने ले लिया, जो 1992 में बना। पॉलिटिकल साइंस में ये भी पढ़ाया गया है आपको, है ना। ये कई सारे इश्यूज पे ये काम करता है आपस में। यूरो इनकी एक कॉमन करेंसी है, ये आपस में व्यापार यूरो में करते हैं, है ना, जो 1999 में लॉन्च हुई थी। लगभग 400 मिलियन पीपल, आज एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है 400 मिलियन पीपल्स का। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, बेल्जियम, बुल्गारिया, है ना, चेचिया, डेनमार्क, ये सारे, एस्टोनिया, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, क्रोएशिया, इटली, साइप्रस, लातविया, ये सब आप पढ़ लेंगे। पुराना नाम इसका क्या था, EEC, यही था। सफल फॉर्म के यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसमें कौन कौन से देश थे, तो वेस्टर्न जर्मनी था, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न जर्मनी था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था और लग्जमबर्ग था। यहां से आप देख सकते हैं जर्मनी का ये वेस्टर्न हिस्सा, नीदरलैंड और बेल्जियम, आप इसको देख सकते हैं। फिर आ जाता है आपका लाइया।
जैसे LAIA, इसका पूरा नाम क्या है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के ये आपस में देश हैं। इसका ये 1994 में LAIA का फॉर्मेशन हुआ था। लैटिन अमेरिका के सारे देश जैसे मोंटेविडियो है ना, जिसको उरुग्वे कहते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पैराग्वे, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये सारे इसके मेंबर हैं। अब देखो, ये वही अमेरिका है, ये वही अमेरिका है जिसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, लैटिन अमेरिका की खोज। लैटिन अमेरिका के सारे देश आपस में व्यापार करते हैं, सबके नाम दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। एक और ब्लॉक आपका देखोगे नाफ्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाफ्टा, है ना। नाफ्टा 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कनाडा फ्री एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट which gradually eliminated trade restriction between two largest trading partners in the world. In 1994, NAFTA was expanded in include Mexico. NAFTA has also been extended include Latin American countries too. It has created a free trade zone extending from Alaska, है ना, to टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो एकदम नीचे वाला कॉर्नर वाला हिस्सा है लैटिन अमेरिका का, टेरा डेल फ्यूगो कहा जाता है। अलास्का मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा। टेरा डेल फ्यूगो एकदम नीचे है, साउथ ऑफ अमेरिका में। नाफ्टा सबसे पहले शुरुआत कनाडा ने किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके। धीरे धीरे कई सारे देश इसमें जुड़ गए, यूएस से जुड़ गया, मैक्सिको जुड़ गया, 3 इसके मेन देश हैं, और लैटिन अमेरिका के भी देश धीरे धीरे इसमें जुड़ने शुरू हो गए। तो ये नाम मत भूलिएगा, टेरा डेल फ्यूगो, है ना। शुरू कहां से है? अलास्का से लेकर टेरा डेल फ्यूगो तक व्यापार होता है। अब एक आ जाता है आपका ओपेक। इसमें 13 मेंबर हैं, 13 देश हैं जो आपस में व्यापार करते हैं। हाँ देखो, जब भी मैं कहूं व्यापार करते हैं तो केवल ये व्यापार ही नहीं करेंगे, संस्कृति साझा करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी तो उसमें मदद करेंगे, है ना। इसमें 13 देश हैं: अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतार, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वेनेजुएला। ये ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। पेट्रोल, क्रूड ऑयल के प्राइस को भी यही डिसाइड करते हैं। देख लीजिए मैप पे, आप देख लीजिएगा, है ना। इक्वाडोर, वेनेजुएला, है ना, इक्वेटोरियल गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत, है ना। ऑयल वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा क्या था? साफ्टा में तो ये हमारे छोटे मोटे देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम वगैरह, बांग्लादेश वगैरह ये आते हैं। श्रीलंका भी आता है, मालदीव को भी इसको भी ज्वाइन कर लिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसको देख लीजिएगा आप लोग, साफ्टा का, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन इन जनवरी 2006, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब देखो ये बहुत इजी, ये एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं, इंडिया लेवल का इस चैप्टर से नहीं आएगा तो इस पार्ट 2 वाली जो बुक है वहां जो आप जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो साफ्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया कह रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये आपस में व्यापार करते हैं। 2006 में इसका फॉर्मेशन साफ्टा का हुआ था। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह ग्लोबल इन्वायरमेंट पे इसका इफेक्ट हो रहा है। हाउ विल इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट। देख लो कितना पोल्यूशन होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, है ना, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर में शुरू से देख लेते हैं। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग, इन्वायरमेंट टू हेल्थ वगैरह को इफेक्ट पहुंचाएगा ये। एज कंट्री कम्पिटिट ट्रेड मोर प्रोडक्शन एंड यूज। जब कंपनी ट्रेड ज्यादा करेगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा से ज्यादा धुआं निकलेगा, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। द मरीन लाइफ भी इससे काफी डिफेक्ट होता है। लोग क्या करते हैं, मरीन से दुनिया भर का फ्लोरा फौना होता है तो वहां से निकालते हैं, तो मरीन जो नीचे मछलियां रह रही होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। मल्टीनेशनल कोऑपरेशन in oil, gas, mining, pharmaceutical and agriculture business keep expanding operation all cost, creating more pollution। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, माइनिंग की कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, माइनिंग करके सामानों को निकालने उत्पादन कर रहे हैं, जिससे नेचर पे, इन्वायरमेंट पे काफी नुकसान पहुंच रहा है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 0.5 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी बहुत ज्यादा डेप्लीशन देखने को मिला है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है कंपनी वगैरह खोलने के लिए। अब देखते हैं हम, लास्ट टॉपिक आपका है पोर्ट के बारे में। कितने तरह के पोर्ट होते हैं, पोर्ट होता क्या है, इसके ये लास्ट टॉपिक है। पीछे वाला 2 मिनट में तुरंत रिवाइज करिए। चलिए हम देखेंगे कि सबसे पहले कि पोर्ट क्या होता है ना। व्हाट इज पोर्ट? पोर्ट का मतलब बंदरगाह, जहाजों के माध्यम। इसका बहुत, द पोर्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोर्टा व्हिच मींस डोर और गेटवे। पोर्ट शब्द कहां से आया है? पोर्टा से। पोर्टा का मतलब गेटवे या डोर। पोर्ट इज प्लेस ऑन सी कोस्ट फ्रॉम वेयर
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो पैसेंजर टेक प्लेस। ये पोर्ट, देखो ये पोर्ट का बना, ये पोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा डोर है, समुद्र का दरवाजा मान लो इसको, जहां से कोई देश व्यापार करता है जहाज के माध्यम से। बड़े बड़े कार्गो जहाज आते हैं, यहाँ पे लगते हैं, नेविगेबल सिस्टम होता है, कई सारे चैनल बनाए जाते हैं, यहाँ पे जहाज आकर रुकेगी, यहाँ से सारा सामान उठाकर आपको शहरों में भेजा जाएगा। ये पोर्ट एक ऐसी जगह है। पोर्ट कई प्रकार के होते हैं, है ना, कई प्रकार के पोर्ट होते हैं। जैसे एक हो गया आपका इंडस्ट्रियल पोर्ट, है ना। इंडस्ट्रियल पोर्ट नाम से ही समझ में आ गया कैसा पोर्ट होगा। ये वैसा पोर्ट होगा जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेन, शुगर केन, ऑयल, केमिकल, ये सारे मटेरियल लाए जाते होंगे। इंडस्ट्रीज से बने हुए मटेरियल बड़े बड़े कंटेनर में यहाँ पे आते होंगे, उसको पोर्ट इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का आया था ये, तो ये 8 नंबर सारे पोर्ट को आपको ध्यान से देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंप्रीहेंसिव पोर्ट है, कहीं अंडरलाइन कर लीजिएगा होगा तो। कंप्रीहेंसिव पोर्ट लिख लीजिए, कॉमर्शियल पोर्ट नहीं, कंप्रीहेंसिव। मिला कंप्रीहेंसिव पोर्ट कहीं पे तो देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। कॉमर्शियल पोर्ट क्या होता है? दिस पोर्ट हैंडल जनरल कार्गो पैक्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड। दिस पोर्ट आर आल्सो हैंडल पैसेंजर। ये वो पैसेंजर ट्रैफिक, ये पोर्ट, ये कॉमर्शियल पोर्ट है, जैसे कि ये सामान भी ले जाता है और पैसेंजर को भी ले जाता है। ऐसे पोर्ट में सामान भी उतरते हैं, देखो सामान भी उतर रहे हैं और पैसेंजर भी उतरेंगे। ऐसे पोर्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल पोर्ट बोलेंगे। कंप्रीहेंसिव पोर्ट, इसलिए मैं इसको कहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट कहूं, बहुत खास नहीं, बहुत अधिक बार पूछा गया है। और कंप्रीहेंसिव पोर्ट ही दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पोर्ट है? कंप्रीहेंसिव पोर्ट। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। Such port handling bulk and general cargo in large volume, most of the world great port, आ गया ना इंपॉर्टेंट, are classified as comprehensive port। दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेनर, सबसे ज्यादा सामान कंप्रीहेंसिव पोर्ट में उतरते हैं। ये एक ऐसा पोर्ट है जहां पे व्यापार किए गए बहुत बड़े बड़े कार्गो के कंटेनर आते हैं, तो कंप्रीहेंसिव पोर्ट है। अब कुछ पोर्ट को ना हम लोकेशन के हिसाब से, 3 पोर्ट के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब कुछ पोर्ट जो है लोकेशन के हिसाब से बनते हैं, जैसे इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट का मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे इमेज आपका क्लियर नहीं होगा, मैं छोटा कर दे रहा हूं। अब इमेज क्लियर हुआ कुछ? यहाँ पे देखिए ये समुद्र का एरिया है ना। अब इस कंटिनेंट को काट कर समुद्र के पानी को अंदर घुसा दिया गया है, समझ में आ रहा है? देखिए समुद्र के पानी क्या कर दिया गया है, इसके अंदर डाल दिया गया है। समुद्र के पानी को हम इसके क्या किए हैं? अंदर की ओर कर दिए हैं, अंदर की ओर। यहाँ पे देखिए अब सामान आएगा, सारे कार्गोस वगैरह यहाँ उतर जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी जहाज को खड़ा करने के लिए, यहाँ पे लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक तरीके से सारे सामान ऐसे ऐसे उतार दिए जाएंगे। तो समुद्र के पानी को काट कर जो अंदर की ओर पोर्ट बनाया जाता है उसको हम इनलैंड पोर्ट कहते हैं। इसका एक ऐसा नहीं इसका मेन पोर्ट नहीं, इसका एक मेन पोर्ट भी होगा, लेकिन कुछ जहाजें होती होंगी जो मेन पोर्ट पे नहीं खड़ी होकर थोड़ी और अंदर खड़ी होती है, तो उसको हम इनलैंड पोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा। दीज पोर्ट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। सी कोस्ट से काफी दूरी पे होता है। दे आर लिंक टू द सी से बिल्कुल लिंक होता है, नदी के चैनल माध्यम से, या तो कैनाल होगा, कैनाल से जोड़ दिया जाता है नदी को, या फिर ह्यूमन मेड हो सकता है, ह्यूमन ने इसको बनाया हो, है ना। सच पोर्ट आर एक्सेसिबल टू फ्लैग बटन शिप एंड, इसके एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि मैनचेस्टर लिंक्ड विथ ए कैनाल, है ना। और एग्जांपल याद रखिएगा मिसिसिपी राइन नदी भी जो है ना, मिखेम और डसबर्ग। कोलकाता में आपको दिखेगा, आपको जो हुगली नदी है उसको उस जहां पर समुद्र में मिल रही है वहां पे क्या बना दिया गया है? पोर्ट बना दिया गया है। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है। एक नदी आई ऐसे ऐसे आई नदी, ये नदी आई, तो हमें पोर्ट यहां बनाना चाहिए ना, लेकिन हम पोर्ट यहां ना बनाकर कहां बना रहे हैं? यहां बना रहे हैं। समझ में आ गया? इनलैंड मतलब जमीन के अंदर, समुद्र से किधर? जमीन। कैनाल के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, कैनाल के माध्यम से भी हमने एक नहर बना दिया, कैनाल बना दिया, उसके माध्यम से जहाज को और अंदर लेते हैं देश के अंदर। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंडिया का एग्जाम्पल याद रखिएगा हुगली, इधर 2 मिसिसिपी नदी और राइन नदी भी जाकर कई सारे पोर्ट बनती है ना। उसका नाम, उस पोर्ट का नाम क्या है? मेम्फिस पोर्ट, मिसिसिपी और राइन जहां मिली। गंगा। अब देखिए आउटपोर्ट क्या होता है, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखेगा आउटपोर्ट का, है ना। बीच आर deep water port built away from actual port. These serve the parent port by receiving those ships which are unable to approach them due to the large size
क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल में याद रखिएगा इसका क्या, एथेंस एंड इट्स आउटपुट, ये पिरायस ग्रीस में एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसका नाम है एथेंस, ये बहुत बड़ा पोर्ट है, इसी का एक आउटपुट है, इसका नाम है पिरायस। जैसे कि मान लो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, जैसे कि मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको बना के। मान लीजिए ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है ना, कोई पानी आया ऐसे जहाज पानी का, और यहाँ पर इसका पोर्ट है, यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, तो एथेंस पोर्ट है। अब इसी के बगल में एक पोर्ट बना देंगे, सब मेन पोर्ट इसका ये है, पर इसका ये सब पोर्ट है। यहाँ पे जहाज नहीं खड़ा हो सकती, क्यों, क्योंकि जहाज की साइज बहुत बड़ी है, तो उसको दूसरे पोर्ट पे खड़ा कर दिया जाएगा, आउट पोर्ट पे खड़ा कर दिया जाएगा। भाई जहाज को भी वहां खड़ा रखो, हमारा अभी पोर्ट बिजी है, अभी यहाँ पे दुनिया भर की जहाजें खड़ी हैं, है ना, तो अभी आप जो है जहाज को उधर ही रखो, वहीं पे सामान उतरवा लेंगे सब। तो ये बहुत बड़े पोर्ट के रूप में काम करेगा। अच्छा, एक चीज में और आपको देखने को मिलेगा, इनलैंड पोर्ट का एक ये भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। समुद्र देखिए कहाँ पर है, पर हमने काट कर इसको कहाँ लेते आए हम लोग, ये पूरा पोर्ट बना दिया हमने। समझ में आ गया? एक कैनाल के माध्यम से भी हो सकता हो, है ना। आउटपुट सबको समझ में आ गया कि आउटपुट का मतलब एक पोर्ट तो रहेगा ही, पर उसका एक सब ब्रांच जिसको आउटपुट नाम देंगे। अब वो बनता क्यों है, क्योंकि हो सकता है जहाज का साइज बड़ा हो और जहाज वहां ना पहुंच पाए। अब हम देखते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन को लेकर कुछ पोर्ट ऑयल पोर्ट कहलाते हैं, जहां पे बहुत बड़े बड़े टैंकरों में केवल ऑयल आता है ना। अब कुछ इसका एग्जांपल याद रखिएगा, माराकागो पोर्ट कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, लैटिन अमेरिका में, है ना। उसके बाद इसरिका आपका ट्यूनिशिया मिलेगा, ट्यूनिशिया कहाँ पे है, अफ्रीका में है, तो ये आप देख लीजिएगा। त्रिपोली भी है लेबनान में आपको, है ना। उसके बाद कई सारे यहाँ पे टैंकर पोर्ट आते हैं, और सबसे बड़ा, सबसे जो बेहतरीन पोर्ट माना जाता है उसको कहते हैं अबदान। कहाँ पे, गल्फ ऑफ पर्सिया में ये पोर्ट है, गल्फ ऑफ पर्सिया में। ये रिफाइनरी पोर्ट है, यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है, रिफाइन भी हो जाता है, फिर तेल बन के निकल भी जाता है। देखो रिफाइनरीज लगी हुई है ना, ये पोर्ट भी है और रिफाइनरीज फैक्ट्री भी है, अबदान, तो याद रखिएगा इसको। पोर्ट ऑफ कॉल, ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछ चुका है। These are ports which originally developed as calling port on the main sea route, where the ship used to anchor, refueling, watering, and taking food items. Later on, they developed into commercial port. एग्जाम्पल में क्या देंगे, अथेंस दे देंगे, होनोलुलु दे देंगे, एंड सिंगापुर गुड एग्जाम्पल इसका है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा पोर्ट होता है जहां पे जहाज रुकती है, किस लिए, जहाज में एक एंकर सिस्टम होता है। एंकर सिस्टम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जहाज है, अब ये समुद्र में जहाज चल रही है, इसको रोकना पे एक सीकड़ का बहुत बड़ा एंकर गिरा दिया जाता है नीचे। इसमें बहुत बड़े बड़े लोहे का ऐसे खर बना हुआ होता है, और नीचे फ्रिक्शन करके जहाज की स्पीड को कम कर देता है, और एक आउटपुट पे लाकर रोक दिया जाता है, जहां पे इसमें वाटरिंग कर दिया है, पानी की जरूरत है, पूरी पेट्रोल दे दिया जाता है, और बाद में इसके सामान को कहीं किनारे ला उतार देंगे। तो ये दोनों तरह काम करता है। एक आउटपुट कालपोर्ट के रूप में भी जहाज की स्पीड को कम करने के बाद कहीं पे लगा देंगे, कहीं पे बांध देंगे सब इसको, और एक इसके सामान उतरेंगे तो कमर्शियल रूप में भी हो जाता है। कमर्शियल पोर्ट का मतलब कार्गो भी आए और पैसेंजर भी आए, दोनों होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, पैकेट स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट नहीं है। पैकेट स्टेशन मतलब ये हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे पोर्ट बने हुए होते हैं। यहाँ से पैसेंजर को लिया, वहां पे जाके छोड़ दिया, वहां से पैसेंजर को लिया, यहाँ पे आकर छोड़ दिया, इसको कहेंगे पैकेट स्टेशन पोर्ट, है ना। सबसे ज्यादा ये देखने को आपको मिलेंगे इंग्लैंड, यूरोप वगैरह, क्योंकि आप देखेंगे यूरोप में जो नदियां हैं, नदियां का नेविगेशन सिस्टम अच्छा बनाया गया है, बहुत ज्यादा जहाज चलती हैं। तो देखिए डोवर इंग्लैंड में है, कैलेस फ्रांस में है, इंग्लिश चैनल, है ना। तो ऐसे पोर्ट को हम इंटरपोर्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इसको समझो। मैंने आप लोगों को बताया था एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। उसी तरह है आपका इंटरपोर्ट पोर्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान यहां से निकला, कोई सामान निकला इस वाले पोर्ट से, इस पोर्ट से वो सामान कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, और यहां से फिर वो सामान कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। अब ये पोर्ट ऐसा है कि जो किसी और देश का सामान जो किसी और देश में जाने वाला था, लेकिन उसको अपने भी जगह वो जगह दिया, अपने भी पोर्ट पे रुकने को जगह। यहाँ पे ये जहाज आएगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ पे इसमें तेल ओल दिया जाएगा, वाटरिंग किया जाएगा, फिर किसी और देश के लिए निकल जाएगी। सामान यहाँ नहीं उतरेगा,
हमने जो भी पढ़ा सामान उतर रहा था वहां पे आकर, यहाँ पे सामान कहीं उतरेगा, तो इसलिए सिंगापुर का ये पोर्ट क्या कहलाएगा, इंट्रे पोर्ट। सिंगापुर में बहुत ज्यादा, जैसे यूरोप में एक पोर्ट आपको कोपेनहेगन दिखेगा, है ना, जो बाल्टिक रीजन में, उसके बाद ये रॉटरडैम दिखेगा आपका यूरोप में, है ना। सिंगापुर का जो इंट्रे पोर्ट एशिया का बहुत बड़ा इंट्रे पोर्ट है। नवल पोर्ट सीधे समझ में आया, जहाँ पे आर्मी वगैरह उतर रुकती होंगी, है ना, मर्चेंट नेवी वगैरह, आर्मी सबसे ज्यादा, आर्मी वार बहुत बड़े बड़े, मर्चेंट नेवी नहीं सॉरी, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है किसी भी देश के लिए। हर देश अपने कोस्ट लाइन पे नवल पोर्ट खोले रहते हैं, जहां आर्मी की बड़ी बड़ी जहाजें खड़ी रहती हैं। भारत के पास भी विशाखापट्टनम वगैरह में ऐसे कई सारे पोर्ट भारत के पास भी है ना। एक एग्जांपल देखिए भारत दिया है, कोची और करवार दिया हुआ है ना, विशाखापट्टनम भी एक एग्जांपल में। अब हम देखेंगे आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेम द ज्योग्राफिकल कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ आइडियल पोर्ट। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टेड हार्बर होना चाहिए। एक पोर्ट कब बन सकता है ना, हार्बर होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, हिंटरलैंड होना चाहिए वेल डेवलप। हिंटरलैंड का मतलब सी शोर का एरिया, हिंटरलैंड डेवलप होना चाहिए, रोड होना चाहिए, है ना, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, फ्यूल फैसिलिटीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अच्छा पोर्ट कहीं भी कब बन सकता है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये सारा डंपिंग वगैरह का आंसर आप लिख लेंगे। कुछ एमसीक्यू देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट आर, दुनिया का सबसे अच्छा पोर्ट क्लासिफाइड पोर्ट कौन सा कहलाता है, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, मैंने अभी आपको बताया है ना। उसको डेवलप्ड पोर्ट, देखो ऐसा नहीं है कि जितने पोर्ट तुम पढ़े हो किसी देश में, हर देश में ये सारे पोर्ट होते हैं, पर जिस देश का काफी एडवांस होता है, काफी अच्छा होता है, उसका नाम, उसकी एग्जांपल में उसका नाम डाल दिया जाता है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट को अच्छा पोर्ट माना जाता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड कौन करता है, तो आपका यूरोप करता है। कौन सी देश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साउथ अमेरिकन नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक, तो वेनेजुएला उसका पार्ट। इसीलिए मैं कहा हूं कि जितने भी ब्लॉक हैं सब में कौन कौन से देश है आपको मालूम है, एमसीक्यू में ऐसे पूछ देगा। इन विच कंट्री फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक इन इंडिया एसोसिएट मेंबर, इनमें से कौन में इंडिया है, तो साफ्टा में इंडिया है, बाकी देशों में इंडिया, तो इसमें तो अभी इंडिया क्या है, एसोसिएट मेंबर जो है नहीं है, मेंबर ही नहीं है, सर मेंबर है क्या एशियान का, नहीं मेंबर भी नहीं है, इसका साफ्टा का एसोसिएट मेंबर इंडिया है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ज्योग्राफी का पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे, है ना। ज्योग्राफी की ये वाली बुक का सिलेबस खत्म हो गया। खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो तुरंत मुझसे आप क्वेश्चन करिएगा, और मैं ऐसे पढ़ाते रहूं तब भी आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। घर पे जाके खूब ढंग से पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चन आंसर इसके होंगे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बहुत ही सॉलिड इसका क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाए, जिसका आप आंसर लिख सके। सारे पोर्ट्स का नाम ध्यान देना है ना, तो सब कुछ इजी है, आप कर लेंगे इसको, है ना। इसका बढ़िया से क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास आपकी अगले बुक की होगी। थैंक यू।